हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है वो साइंस से रिलेटेड है क्योंकि अभी हाल ही में जो डीएनए के स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स की खोज की थी वॉटसन एंड क्रिक ने। उसमें से जेम्स वॉटसन की मृत्यु अभी नवंबर 2025 में हो गई है। इसलिए किसी भी एग्जाम के लिए डीएनए इम्पोर्टेंट हो जाता है। डीएनए से रिलेटेड जो है इसके पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो डीएनए को देखते हैं। ठीक है, तो डीएनए जो पूरा नाम है वो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो डीऑक्सीराइबोस हो गया, ये मतलब इससे बेसिक स्ट्रक्चर पता चलता है कि इसमें जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोस से होता है, जिसको पेंटोस शुगर भी बोलेंगे। इसमें जो प्रकार होता है शुगर का वो पेंटोस शुगर होता है। जैसे अगर पूछा कि डीएनए में जो शुगर होता है वो किस प्रकार का है या उसका वो कितने जैसे बॉन्ड का या जो भी, तो वो पेंटोस होता है। अब इसकी बेसिक अगर इसके डेफिनेशन की बात करेंगे तो वो है डीएनए एक जैविक अणु है जो लगभग ज्ञात जीवों और वायरसों, मतलब ये वायरस में भी पाया जाता है और जीवो जो चाहे ह्यूमंस है चाहे वो एनिमल्स है, तो वो जीवों में ये डीएनए पाया जाता है। ये वायरस के विकास कार्यप्रणाली, मतलब उनके डेवलपमेंट में भी ज़रूरी होता है, उनके फंक्शन में ज़रूरी होता है, इवन उनके रिप्रोडक्शन के लिए भी आनुवांशिक निर्देश करता है। ठीक है, फिर इसमें सभी जानकारी होती है जो एक जीव को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन कि मतलब ये जरूरी होता है। अब इसमें आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो स्ट्रक्चर जो होता है वो डबल हेलिक्स, इसकी खोज जो है वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में किया था। ठीक है, अब इसमें जो है ये ऐसे कुंडलित आकार में होता है, जो ये होता है ये फास्फेट का बना होता है। जो ये घुमावदार लड़ियां हैं ये फास्फेट की बनी हुई होती हैं, और इसमें जो ये बेस है ये 4 प्रकार का होता है। ये एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। ठीक है, और स्ट्रक्चर में जैसे 2 तरीके से इसको बांट सकते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो बड़ी चेन होती है, जैसे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की होती है। इसमें जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है फास्फेट ग्रुप और एक होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, और इसके अलावा होता है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब जो नाइट्रोजनस बेस होता है, जो ये होता है, जो ये ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे। ठीक है, ये सीढ़ियाँ जो बॉन्ड बनी होती हैं बेसिकली, तो ये 4 प्रकार की होती हैं। आप देख लिया आपने, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं वो होता है 4 प्रकार का। और ये इसमें जैसे ये एक मतलब एक बॉन्ड में बंधे होते हैं। जैसे जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन से जुड़ता है और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से जुड़ता है। ठीक है, अब वो भी जैसे ये एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बांध होता है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन बंध होता है और इसमें जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब इसके बाद में है डीएनए के कार्य। तो डीएनए का जो कार्य होता है वो आनुवांशिक जानकारियों का भंडारण होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो है, जो सेल में न्यूक्लियस होता है में इस जीवों के विषय में जो आनुवांशिक गुण होता है उसकी जानकारी जो है वो डीएनए में होती है। और डीएनए के भी उसमें जो जीन्स होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। डीएनए में जो जीन्स होता है वो निर्धारित करता है कि जीव में जैसे कौन से गुण जाएंगे, कौन से गुण नहीं जाएंगे, ये सब चीज़ें जो है। तो जीन का जो मतलब छोटे छोटे जीनों से ही मिलके डीएनए बना होता है। तो बेसिकली इसमें जो है इसका कार्य होता है आनुवांशिक जानकारी का भंडारण। इसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण,
तो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है, जैसे जो डीएनए में मौजूद जो जीन कोड होते हैं वो प्रोटीन बनाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। और प्रोटीन जो है कोशिका की संरचना और कार्य प्रणालियों के लिए जो है वो जरूरी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये रेप्लिकेशन में भी इम्पोर्टेंट होता है। जब कोशिका विभाजन, जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, तो उस टाइम पे जो कोशिका विभाजन से जो पहले डीएनए जो है अपनी एक रेप्लिका बनाता है, और यही जो मतलब इसी से नई कोशिकाएं जो है वो जिससे मतलब जो नई कोशिका बनती है उसके लिए अपना रेप्लिका बनाता है। जैसे इसने ये क्रोमेटिन एक फाइबर होता है, इसमें जो ये दूसरा जुड़ता है तो कोशिका के विभाजन के टाइम पे, तो एक नए कोशिका के साथ में एक मतलब एक नए धागे के साथ में एक पुराना धागा मिलता है, जुड़ के जब कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, तो ये रेप्लिका होती है इसकी, ताकि जो इसके गुण हैं वो इसमें भी आ जाए, जो इसके गुण हैं वो इसमें भी आ जाता है, जो पुरानी कोशिका के गुण हैं वो नई कोशिका में आ जाए। ठीक है, इसलिए ये प्रतिकृति के लिए इसके रेप्लिकेशन में जरूरी होता है। अब इसके अलावा इसी से एक डीएनए पैकेजिंग इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस में जो डीएनए होते हैं वो जरूरी होता है। डीएनए मतलब वो, जैसे इसमें देखिए ये जो डीएनए है तो ये आगे चल के इसमें जो ये है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, जो न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वो किस रूप में होता है, वो तो क्रोमैटिन के रूप में होता है, मतलब ये धागे के रूप में होता है। और ये बना कैसे होता है, तो वो डीएनए और ये प्रोटीन से बना होता है। और इसमें प्रोटीन कौन सा होता है, वो तो हिस्टोन प्रोटीन होता है। मतलब जो और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो जो डीएनए से लिपटा हुआ होता है। जैसे ये प्रोटीन ये डीएनए आया और ये है प्रोटीन, तो इसके जो है ये चारों तरफ लिपटा हुआ है डीएनए। ठीक है, जो डीएनए के धागे हैं वो चारों तरफ हिस्टोन प्रोटीन के लिपटे हुए हैं, ये ऐसे इसी के चारों तरफ। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो संरचना जब 8 जो है ये संरचना 8 मतलब 8 हिस्टोन अगर प्रोटीन से ये संरचना हो जाती है मिलके, तो ये बनाता है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये हो जाता है न्यूक्लियोसोम। उसके बाद जो है जब ये संघनित होता है आगे चल के, तो ये क्रोमेटिन फाइबर के रूप में आगे बढ़ता है। फिर जब ये और संघनित हो जाता है तो ये हो जाता है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम कब किस टाइम पे बनता है, तो वो बनता है सेल डिवीजन के टाइम पे। तो ये हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया ये डीएनए पैकेजिंग का। मतलब जैसे जो कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक होता है उसमें ये डीएनए पाया जाता है, तो वो डीएनए किस रूप में पाया जाता है, तो वो होता है क्रोमोसोम के रूप में। ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम के रूप में यहाँ पे ऐसे पाया जाता है, या तो जैसे कि ये धागे के रूप में ऐसे 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 भी, मतलब ये क्रोमेटिन फाइबर के रूप में। तो यही जब और संघनित हो जाता है कोशिका विभाजन के टाइम पे तो ऐसे हो जाता है। बाकी जैसे डीएनए जब उसमें पाया जाता है तो ऐसे 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 मतलब धागे के रूप में वो फैला होता है न्यूक्लियस में। ओके, अब इसके बाद में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम समझ में आ गया कि ये मतलब क्या होता है। अब इसका कार्य क्या होता है, तो डीएनए में जो क्रोमोसोम होता है उसका कार्य होता है जो आनुवांशिक जानकारी है उसका वहन करना। कैसे, तो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो भी आनुवांशिक जानकारी जाती है वो जैसे जीन्स के थ्रू, तो वो क्रोमोसोम के थ्रू थ्रू जाती है, क्योंकि क्रोमोसोम पे जीन लगे होते हैं जो जीन। तो ये जो जीन होते हैं वो एक जगह से मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जानकारी को हस्तांतरित करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जानकारी हस्तांतरित।
तो ये जीन के थ्रू होता है और जीन जो है वो क्रोमोसोम पे लगे होते हैं, ठीक है। जैसे ये धागे तो यहाँ पे छोटे 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 ये जीन्स लगे होते हैं, ठीक है। और यही डिसाइड करते हैं कि किसी की लंबाई कैसी होगी, किसी की ऊंचाई कैसी होगी, किसी कौन कैसा होगा या कौन सा मतलब कोशिका कौन सी कार्य करेगी। बेसिकली ये सब डिसाइड कौन करता है, तो वो जीन होते हैं, ठीक है, जीन्स। और अगला क्रोमोसोम का जो कार्य है वो है कोशिका विभाजन में स्थिरता। और जैसे ये जो क्रोमोसोम होते हैं सुनिश्चित करते हैं कि जो कोशिका विभाजन के दौरान जो डीएनए है उसकी रेप्लिका जो है वो सटीक बन सके। डीएनए की सटीक रेप्लिका जो है वो नई कोशिकाओं तक पहुंचे। जब कोशिका विभाजन होता है तो ऐसे विभाजन होता है तो इसमें जो नई कोशिका बनती है तो उसमें ये क्रोमोसोम ही डिसाइड कर मतलब ये करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि जो इसमें गुण है वो इसका रेप्लिका में भी वो गुण जाए। तो ये डिसाइड करते हैं क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। इसका हिंदी होता है गुणसूत्र, ठीक है। इसके कार्य हो गए। तो बेसिकली ये समझ में आया, ये डीएनए के धागे हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ होते हैं। फिर जब ये जैसे 8 हिस्टोन को मिलके इसके चारों तरफ जब डीएनए मतलब चारों तरफ से लिपट जाते हैं तो ये जो है न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है, न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोसोम संघनित होकर जो है क्रोमैटिन फाइबर के रूप में जो वे धागे के रूप में न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जब ये कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के टाइम पे ये और संघनित होते हैं तो क्रोमोसोम बनता है। और क्रोमोसोम जो है जब कोशिका विभाजन होता है तो ये क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। तो ये नई कोशिका में मतलब ये अपनी रेप्लिका बनाते हैं ताकि जो गुण है एक कोशिका के वो नई कोशिका में भी जा सके, ठीक है। तो ये पूरा हो गया डीएनए पैकेजिंग, इससे रिलेटेड है इसलिए समझा दिया, ठीक है। अब इसके अलावा जो है जीन्स तो समझ में आ गया कि जो जीन्स होते हैं वो बेसिकली डीएनए के कार्यात्मक इकाई होते हैं। क्योंकि यही एक जानकारी जो है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य वो बेसिकली वो जीन्स का ही होता है। और ये जीन्स लगे होते हैं क्रोमोसोम पर। अब क्रोमोसोम जो है वो डीएनए का पार्ट होता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम डीएनए का पार्ट होता है। अब इससे डीएनए से जो संबंधित रोग होते हैं, जैसे अगर किसी जीन में जैसे ये ऐसे है यहाँ पे जीन्स है तो मान लो इस जीन में जो है प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस जीन में प्रॉब्लम है तो इससे जो रोग होगा वो हो जाता है। जैसे किसी एक ही जीन में अगर प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारे जीन्स लगे हुए हैं तो इसमें अगर किसी एक ही जीन में प्रॉब्लम है तो उससे रोग हो सकते हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हंटिंगटन डिसीज या फिर थैलेसीमिया पीकेएस। इसको बोलते हैं फेनिलकीटोन्यूरिया, इसको बोलते हैं फेनिलकीटोन्यूरिया। इसके अलावा जो है जैसे इसमें सिकल सेल एनीमिया तो बहुत बार सुना होगा। ये म्यूटेशन जब हो जाता है इसमें, जैसे जो आरबीसी होता है उसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है वो गोल होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि इसमें हंसी आकार हो जाता है, ठीक है। तो इससे सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का स्ट्रक्चर बदल जाता है, इससे बाधित हो जाता है बेसिकली जो म्यूटेशन होता है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस, हंटिंगटन डिजीज और थैलेसीमिया। जैसे थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है हीमोग्लोबिन वाले जीन होते हैं उनका अभाव हो जाता है या उनका विलोपन हो जाता है, ये हो गया। तो ये जो है सिंगल जीन में उत्परिवर्तन होता है। तो अगर मान लो जैसे इसमें तो रोग है ही, इस वाले में भी रोग है तो उससे अलग अलग जीनों में जब परिवर्तन होता है तो उससे होता है जैसे हार्ट डिजीज हो जाती है या फिर डायबिटीज हो जाता है या फिर कैंसर
जैसे कुछ कैंसर हो जाते हैं, जो ब्लड कैंसर हो गया, ये सब जो है जीन, जब डीएनए में अलग अलग परिवर्तन होते हैं, बेसिकली जीन में जब परिवर्तन होता है तो इससे ये रोग होता है। अल्जाइमर्स हो जाता है, अस्थमा रोग हो जाता है, ये सब अलग अलग जब जीनों में, कई जीनों में जब उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो उससे जो है अलग अलग जीनों में तो ये रोग हो जाते हैं। ठीक है, अगर जैसे क्रोमोसोम में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो कौन से रोग होते हैं, तो ये हो जाता है डाउनसोम, एक हो जाता है टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, तो वो जैसे 21वें जो गुणसूत्र हैं, ओके, तो ह्यूमन में जो है वो 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्स में होते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे इसमें अगर किसी गुणसूत्र में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उससे क्या होता है, तो जो 21वां गुणसूत्र होता है उसमें अगर मतलब अगर इसका जैसे एक अतिरिक्त अगर आ जाए, जैसे एक और पेयर आ जाए, जैसे 21वें जो क्रोमोसोम होता है उसका एक कॉपी आ जाए, तो इसका जो एक कॉपी आ जाएगा तो हो जाता है डाउन सिंड्रोम। इसके अलावा जैसे ये महिलाओं में होता है टर्नर सिंड्रोम, महिलाओं में जो है वो एक्स गुणसूत्र का अभाव हो जाता है, जैसे एक एक्स गुणसूत्र का अभाव हो जाता है तो वो होता है टर्नर सिंड्रोम। वैसे ही अगर पुरुषों में जो है अगर एक एक्स गुणसूत्र अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। तो ये हो गया। बाकी जीन्स जो है डीएनए के फंक्शनल जो है कार्यात्मक इकाई होते हैं। ठीक है, ये बाकी समझ में आ गया। जो भी अगर इसमें समझ में अगर आपको ना आया, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हो सकता है, जैसे इसमें जो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है डबल हेलिक्स की खोज, डीएनए की खोज जो है इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर की खोज की थी। ठीक है, तो इनकी ही वॉटसन, जो जेम्स वॉटसन थे, इनकी ही मृत्यु हुई है अभी, आई थिंक नवंबर 2025 में, आई थिंक 6 नवंबर 2025 में। तो ये रहा। एक और क्वेश्चन है जो इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो वो पेंटोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो वो पेंटोज शुगर है। ओके, और एक हो जाता है जैसे कि वायरसों में भी डीएनए पाया जाता है, डीएनए वायरसों में भी पाया जाता है। तो ये रहा डीएनए से रिलेटेड। जो भी आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।